नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया आप सब लोग का स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड हर एग्जाम में, चाहे वो वनडे का एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस नेचर ऑफ द क्वेश्चंस क्या होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम वनडे का एग्जाम देते हैं तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन वन लाइनर हो जाता है कि अगर किसी कंट्री के कोई नए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने हैं, नियुक्त हुए, तो उनका नाम आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर हम सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़े तो वो कंट्री, यानी कि जिस भी कंट्री के जो नए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने, उस कंट्री से रिलेटेड कुछ जो है मोर इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चन ऑफ द नेचर होता है वो थोड़ा क्या होता है, इन डेप्थ में जाकर के होता है। तो इस तरीके से मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस करंट अफेयर्स में जो है, इस क्लास के दौरान मैं आपको न सिर्फ वन लाइनर बल्कि उससे रिलेटेड अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें भी मैं आपको बताती चलूं। और बच्चा, अगर इधर आप क्वेश्चन के पैटर्न यानी कि एग्जाम के पैटर्न को देख रहे होंगे तो आप ये भी देखिए कि आजकल क्या हो रहा है कि करंट रिलेटेड जो कुछ भी नए प्लेसेस है, कुछ न्यूज में है, तो उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर कोई प्लेस इन न्यूज में है, लगातार कोई कंट्री न्यूज में बनी हुई है, तो उस कंट्री का स्टैटिक जीके आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि उस कंट्री की कोई इंपॉर्टेंट रिवर हो, कोई लेक हो, कोई माउंटेन हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मेरी ये भी पूरी कोशिश होगी कि उसके रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको कवर कराऊं, एक पूरी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। बाकी आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे जाननी हो या फिर आप कुछ और भी चाहते हो कि आपको इस वीडियो में कुछ ऐड किया जाए करंट अफेयर्स की क्लास में, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है 19 अक्टूबर। आज की क्लास की जो शुरुआत करेंगे हम 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स से करेंगे। तो आज के हम करंट अफेयर्स जो है 19 अक्टूबर का डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जल्दी से जल्दी सेशन से जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेशन से जुड़े हो। क्लास के दौरान जो भी मैं क्वेश्चंस कर रही होंगी, कमेंट बॉक्स में आप साथ में आंसर करते हुए चलेगा। और हाँ, सेशन को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना कतई ना भूलें, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही मॉर्निंग में आपके सामने करंट अफेयर्स की क्लास में उपस्थित होंगी और डेली कुछ नए इंफॉर्मेशन और कुछ नए तथ्यों को हम जानेंगे। कुछ ऐसे ही कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, हम उन सारी चीजों के साथ आपको डिस्कशन करेंगे। कुछ हम आपको बताएंगे और कुछ आप हमें सिखाएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। करते हैं आज का पहला प्रश्न। और हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी कर रहा है? तो ये 19th इंटरपोल जनरल असेंबली हुई है और इस जनरल असेंबली की जो मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? तो आपके सामने देखिए विकल्प क्या दिया हुआ है। पहला अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा फ्रांस और चौथा जर्मनी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिए। तो देखिए हमारा सही आंसर क्या है, ये कोई और देश नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश भारत, यानी कि भारत ने 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली की मेजबानी की है। और इसके बारे में देखिए व्याख्या आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है। तो अगर इसके बारे में भारत पे बात किया जाए तो भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कर रहा है। और इस महासभा का जो आयोजन हो रहा है वो 18 अक्टूबर यानी कि कल से इसकी शुरुआत की गई है और ये 21 अक्टूबर तक चलेगा और ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली में ये प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा बच्चा, इस महासभा को हमारे प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया। भारत जो है महासभा, इंटरपोल महासभा की बैठक का आयोजन जो है वो 25 वर्ष के बाद कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये 25 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले भारत ने जो है वो 1997 में इस महासभा का आयोजन किया था। इस महासभा की बैठक जो है ये भारत में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इस लाइन को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इंटरपोल की कि बच्चे ये इंटरपोल क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, ये विश्व के जो पुलिस है, जो विश्व के जो विभिन्न देश है यानी कि इस संगठन के सदस्य देशों की जो पुलिस है उन पुलिसों का एक क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संगठन है
जो कि क्या करता है, जो ये भगोड़े अपराधी होते हैं, यानी कि जो एक देश से दूसरे देश को भाग गए जो अपराधी होते हैं, उनको पकड़ने में ये उस देश का सहयोग करता है। अगर हम बात करें कि अंतरराष्ट्रीय जो कानून है वो हमें ये इजाजत नहीं देता है कि अगर एक देश का अपराधी, मान लीजिए भारत का कोई अपराधी जो है वो दूसरे देश में भाग गया, तो उस देश की पुलिस जो है वो अपराधी को नहीं पकड़ेगी। लेकिन क्या है, एक संगठन बनाया गया इंटरपोल को, ये उसी उद्देश्य के लिए बनाया गया कि जितने भी इसके सदस्य देश हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सके ऐसे अपराधी को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये जो अपराधी है जनरली देखा जाए, इससे क्या होगा कि इनका उद्देश्य क्या था ऐसे संगठन को बनाने का कि जो मानव तस्करी होती है, मानव तस्करी को नियंत्रित किया जा सके और आतंकवाद जैसी जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित किया जा सके। इन सब को ध्यान में रखते हुए ऐसे जो है ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। इस इंटरपोल महासभा की बात किया जाए बच्चा, तो ये एक शीर्ष शासी निकाय है और वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो है 195 सदस्य जो है वो इसमें शामिल है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1923 में किया गया था और किस नाम से किया गया था, अंतरराष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के नाम से किया गया था। लेकिन चूंकि इसे हम वर्तमान में इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस के नाम से जानते हैं, जिसको कब किया गया, 1956 में इसको इंटरपोल के नाम से जाना गया। जनरली जो संगठन जो चर्चा में रहते हैं, जो न्यूज में रहते हैं, उसका आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इंटरपोल का हेडक्वार्टर, तो ये देखिए लियोन में है, जो कि ये फ्रांस का एक स्थान है बच्चा, और फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। वहीं पे एक लियोन है जिसका जो लियोन में ही इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो इसके प्रमुख है बच्चा वो है जर्गन स्टाक। जर्गन स्टाक, जो कि जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जर्गन स्टाक जो है वो वर्तमान में इंटरपोल के क्या है, प्रमुख है। ठीक है, तो ये इंटरपोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि ध्यान रखिएगा, केंद्रीय रेल संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक 61 BOB RNAL HSM1 का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रैक है, यानी कि जो मालगाड़ी होती है उसकी पूरी जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की बनाई गई है। और ये भारत के किस रेलवे स्टेशन से, जो वर्तमान रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया है। देखिए विकल्प आपके सामने खुला हुआ है। सबसे पहला विकल्प है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, चेन्नई रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन या फिर गांधीनगर रेलवे स्टेशन। कमेंट बॉक्स में आंसर करना नहीं भूलिए और साथ ही साथ सेशन को शेयर भी करिए, जल्दी से जल्दी तो लोगों को शेयर करिए बच्चा, जल्दी जल्दी जुड़ते रहिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए हम आते हैं अपने विकल्प पे और हमारा सब जो सही आंसर है वो है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, यानी कि विकल्प 1 जो है, विकल्प ए जो है वो करेक्ट आंसर है कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया गया है, जो कि किसके द्वारा, जो केंद्रीय रेल मंत्री है जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसका भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से किया। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक 61 BOB RNAL HSM1 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें, जो कि इंडिया का पहला एल्यूमिनियम रैक है ये, और ध्यान रखिएगा इसके बनाने से बहुत सारे फायदे, जैसा कि आप यहाँ पे सामने तस्वीर देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा और साथ ही साथ जो क्या होगा, ये एनर्जी इफिशियंसी भी इसकी काफी ज्यादा होगी, यानी कि कम फ्यूल में ये ज्यादा दूरी तय कर सकेगी बच्चा। और ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी कि ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है इसे। और इसका जो ये जो अभी वर्तमान में जो स्टील रैक्स है, जो अभी स्टील की बनाई हुई बॉडी जो इस्तेमाल की जाती है, उससे लगभग देखा जाए 180 टन जो है ये लाइटर है, हल्का है और ये जो हायर पेलोड को भी ले जाने में ये सक्षम है और ये काफी सेफर और सुपीरियर है। इसमें क्रैश ऑब्जर्वेशन जो कैपेबिलिटी, यानी कि अगर मान लीजिए कभी भी टक्कर हो जाती है दो रेलगाड़ियों में, तो उसमें क्या है, ये काफी ज्यादा ये हल्की रहेगी, बहुत ज्यादा जो है ये क्या होगा, ऐसे दुर्घटनाओं में ये काफी ज्यादा क्या करेगी, मतलब सक्षम रहेगी ऐसी दुर्घटनाओं में अपने आप को सुरक्षित रखने में। एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से ऐसे बहुत सारे इसके लाभ है इस एल्यूमिनियम जो रैक बनाया गया है। और इसका जो गंतव्य देखिए कहाँ तक है, ये बिलासपुर तक का है इसका गंतव्य।
और इस कार्यक्रम को जैसा कि हमने बात किया इंडिजिनियसली इसको डेवलप किया गया है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसको डेवलप किया गया है, स्वदेशी रूप से इसको विकसित और इसको डिजाइन किया गया है किस कंपनी के द्वारा, तो आरडीएसओ, हिंडाल्को और बेस्को बेगन के सहयोग से इस भारत के पहले एल्यूमिनियम रैक को जो है एल्यूमिनियम फ्रेट रैक को डेवलप किया गया। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि भारत जो है, भारत का कौन सा राज्य एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा आगे है और विश्व में भारत का एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर के मामले में कौन सा स्थान है। चलिए पहला ऑप्शन तो मैं बता दे रही हूँ, सबसे ज्यादा जो एल्यूमिनियम जो है प्रोड्यूस किया जाता है चीन के द्वारा, भारत का कौन सा स्थान है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिए। और इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में, माफ करिए किस शहर में हिंदी का पहला एमबीबीएस कोर्स लॉन्च किया गया। ध्यान रखिए एमबीबीएस कोर्स अब हिंदी में पढ़ाया जाएगा, पूरा जो कोर्स है वो हिंदी में पढ़ाया जाएगा एमबीबीएस को, यानी कि अब हिंदी माध्यम के भी बच्चे डॉक्टर बन सकेंगे। ऐसा नहीं कि डॉक्टर नहीं बनते थे, लेकिन बच्चा वो जो पूरी इंग्लिश मीडियम की जो पढ़ाई होती थी उससे थोड़ा सा वो घबरा जाते थे, बहुत से भाषा की वजह से वो बेचारे जो है वो तब की जो भाषा अवरोध बन जाती थी उनके लिए। तो ये इस अवरोध को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी के तहत जो है भारत का एक शहर है जिसने हिंदी का पहला एमबीबीएस कोर्स लॉन्च किया है। और देखिए विकल्प में क्या दिया है, लखनऊ दिया है, भुवनेश्वर दिया है, भोपाल दिया है, मुंबई दिया है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सा ये शहर है। तो देखिए ये कोई और शहर नहीं बल्कि ये कौन सा शहर है बच्चा, भोपाल है। ठीक है, भोपाल जो है इसने, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, इसने एमबीबीएस का पहला जो है कोर्स लॉन्च किया हिंदी में। तो जो हमारे गृह मंत्री है वर्तमान में जिनका नाम है अमित शाह, तो अमित शाह ने जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल से हिंदी में पहला एमबीबीएस कोर्स लॉन्च किया है। और ध्यान रखिएगा इसी के साथ जो है मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराएगा, यानी कि जो उसकी सारी जो एमबीबीएस की बुक होगी वो हिंदी में होगी। और ऐसा पढ़ाने वाला, ऐसा कोर्स को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन है, वो मध्य प्रदेश। और अगर आपसे शहर पूछा जाए कि किस शहर से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है तो वो भोपाल है। यहाँ की सरकार के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है मंदार। ठीक है, इस मंदार प्रोजेक्ट के तहत जो है जितनी भी एमबीबीएस की बुक है उस एमबीबीएस की बुक को इंग्लिश टू हिंदी में, यानी कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा और बच्चों को क्या किया जाएगा, उस बुक के माध्यम से, हिंदी बुक के माध्यम से उनको डॉक्टर बनाया जाएगा। तो काफी ये सहूलियत वाला, काफी अच्छा ये प्रयास है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न है हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में जारी किया गया है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, जिसके स्थान को लेकर के जो भारत को जो स्थान दिया गया है इस इंडेक्स में, उसको लेकर के भारत सरकार बहुत ही आक्रोशित है। भारत इस स्थान को, यानी कि जो भारत को स्थान दिया गया है उसको ये एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं कर रही और लगातार इस बात को कह रही कि कहीं ना कहीं ये प्रयास है भारत की इमेज को विश्व स्तर पे खराब करने का ये प्रयास किया जा रहा है। तो बताइए वह स्थान कौन सा है जो काफी इस समय विवाद का कारण बना हुआ है। ये देखिए 95 हुआ, 101 हुआ, या फिर 105 या फिर 107, यानी कि कौन सा स्थान है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी, यानी कि 107, यानी कि 107वां जो स्थान मिला है भारत को इस वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स सूचकांक 2022 में भारत को 107वां स्थान मिला है। और यह स्थान लगातार भारत का, अगर पिछले वर्ष भी देखें तो भारत का जो स्थान था उससे गिरावट आई है। लगातार जो है भुखमरी जो सूचकांक में भारत का स्थान लगातार गिरता जा रहा है, यानी कि भारत में जो भुखमरी की समस्या वो लगातार बढ़ती जा रही है, इस इंडेक्स में बताया गया है। आइए इसमें व्याख्या देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल्थ हंगर हिल। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये जो कंसर्न है वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि किसके द्वारा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। और ये इंडेक्स जारी किया गया है इस पर। और भारत की जो स्थिति है वो 121 देशों में कितनी बताई गई भैया, 107वीं बताई गई है। 107 स्थान पर है 121 देशों में। और इसी के साथ साथ भारत को क्या किया गया है, गंभीर श्रेणी के तहत रखा गया है। ध्यान रखिएगा, माफ करिएगा थोड़ा, गंभीर श्रेणी के तहत जो है भारत को रखा गया है। अगर हम पिछले वर्ष की तुलना में देखें, यानी कि वर्ष 2021 में जो भारत का स्थान था वो क्या था, 101वां स्थान था। और 6 स्थान गिरावट के साथ भारत इस वर्ष 107वें स्थान पे, काफी इंपॉर्टेंट है।
भारत में जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में जो स्कोर मिला है वो भारत को मिला है 29.1, जो कि सीरियस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम बात करते हैं भारत के जो पड़ोसी देश है भैया कौन कौन से, बताया गया है कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश है उसमें भारत की स्थिति बड़ी गंभीर है। मात्र एक देश दक्षिण, यहाँ पे जो है दक्षिण एशिया में मात्र एक देश जो है वो भारत से खराब है, वो कौन है? अफगानिस्तान। बाकी जो भारत के पड़ोसी देश है बच्चा, जिसमें से एक हमें देखने को मिला सबसे पहले श्रीलंका, जहां पे अभी खाद्य आपात लगा था, वो भी हमसे अच्छा है और इसकी 64वीं रैंक बताई गई है श्रीलंका की। और वहीं जो है नेपाल की 21वीं रैंक बताई गई है, बांग्लादेश की 84वीं और पाकिस्तान की बच्चा कितनी है? 99 रैंक बताई गई है। भारत में यहाँ पे जो दक्षिण एशिया में जो देश है उसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन एकमात्र ऐसा देश दक्षिण एशिया का जिसका भारत से भी खराब स्थिति वो है कोई नहीं, अफगानिस्तान, जिसकी 109वीं रैंक बताई गई है। ठीक है, अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो इसमें जो ये है, इसमें जो वर्ष 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें देखा जाए तो विश्व में जो विश्व का जो स्कोर रहा है वो 82.82% रहा है। ठीक है, जो कि मध्यम श्रेणी का है, लेकिन ये वर्ष 2014 से जो तुलना की गई उसमें ये बताया गया कि थोड़ा सा सुधार जो है इसमें देखने को मिला है, क्योंकि वर्ष 2014 में जो विश्व का जो वैश्विक स्कोर था भुखमरी में वो 19.1% था। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की स्थिति देखें तो इसमें जो है सबसे टॉप की जो कंट्री नहीं है जहां पे कोई भुखमरी नहीं है, वो देखिए सबसे पहली जो कंट्री है वो है बेलारूस, फिर दूसरी कंट्री बोस्निया और हर्जेगोविना, तीसरी चिली और फिर चीन, फिर क्रोएशिया, जो कि 5 शीर्ष देश है। ठीक है, और अगर हम देखें सबसे जो खराब प्रदर्शन करने वाले देश है भुखमरी में, उसमें देखिए सबसे पहला कौन सा देश हमें देखने को मिला? चाड है। ये सब अफ्रीका से संबंधित जो देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। दूसरा देखा जाए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर मेडागास्कर है, फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और फिर यमन जो है, ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले कंट्री है। अगर हम इस सूचकांक की बात करें तो जो सबसे पहले सूचकांक जारी किया गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये वर्ष 2006 में जो है ये जारी किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2006 में इसको जारी किया गया था। और अगर हम इस सूचकांक की बात करें तो ये जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, इसको देखा जाए तो ये वैश्विक और क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप में मापने और ट्रैक करने का एक साधन है। और इसमें जो है इस सूचकांक में 4 संकेतों के आधार पर इस सूचकांक जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये संकेत आपसे पूछा गया शायद 2016 के एग्जाम में, पेपर में ये पूछा गया था। और ये 4 जो संकेत ये कौन कौन से? सबसे पहला है अल्पपोषण। ठीक है, दूसरे की बात करें तो चाइल्ड वेस्टिंग है। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब क्या होता है? लंबाई के अनुपात में अगर कम वजन, यानी कि आप जितने लंबे हैं उसके अनुपात में अगर आपका वजन कम है तो उसको चाइल्ड वेस्टिंग कहता है। दूसरा देखा जाए चाइल्ड स्टंटिंग, यानी कि देखा जाए कि जो उम्र के अनुसार अगर आपकी हाइट कम है, अगर आप लंबे कम है तो उसको चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। और चौथा देखा जाए तो बाल मृत्यु दर। इन 4 संकेतों के आधार पर वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया जाता है, जो कि इस वर्ष भारत की रैंक कितनी थी? 121 देशों में 107वीं रैंक थी, जिसको लेकर के भारत सरकार लगातार विरोध कर रही है कि ये जो रैंक है ये कहीं से भी भारत की जो है तस्वीर को नहीं उजागर कर रही, भारत की छवि को खराब करने का प्रयास है। चलिए देखेंगे आगे क्या होगा। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए विकल्प देखिए क्या दिया हुआ है, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मुंबई। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए, यानी कि नई दिल्ली में जो है एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन किया गया। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था, ठीक है, जो कि कब से कब तक चला है? 12 से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में चला था। ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ पे शामिल किया गया। और ये वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट, यानी कि वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोजियम का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया गया। इसमें जो है देखा जाए इस कार्यक्रम में जितने भी वाडा के अधिकारी हैं या फिर उनसे जो मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है और 56 से अधिक देशों के जो प्रतिभागी इस सिंपोजियम में भाग लिए।
ये देखा जाए जो संगोष्ठी अभी तक की यह तीसरी संगोष्ठी थी, ध्यान रखिएगा। और इस संगोष्ठी का सबसे पहली बार जो है भारत जो है, और पहली बार इसकी मेजबानी जो भारत के द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा। अभी तक 3 बार इसकी संगोष्ठी की गई है और ये तीसरी संगोष्ठी थी जिसकी आयोजन जो है भारत के द्वारा किया गया। और भारत का ये पहली बार जो है, भारत जो है इसकी मेजबानी पहली बार कर रहा है, इसलिए ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर पहली संगोष्ठी की बात करें तो ये 2015 में आयोजित की गई थी। कहाँ पे? कतर, ठीक है, कतर में जो कि किया गया था, और यहाँ पे जो इसका आयोजन किया गया था। और अगर आपसे पूछूं कि मैं दूसरी जो है दूसरी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। आइए थोड़ा सा और भी बात करें कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था भारत में। तो भारत में जो इसका आयोजन किया गया था वो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा, और साथ ही साथ देखा जाए तो राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगर हम एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट कार्यक्रम की बात करें तो ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, किसकी? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2009 में। वही अगर हम वाडा की स्थापना की बात करें, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी है जिसकी स्थापना 1999 में किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए और अगले प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को हराकर महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? किसने? भारत। ये तो बात है, किस देश को हराया है और महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? विकल्प देखिए क्या है आपके सामने, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर थाईलैंड। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका को हरा करके भारत ने जो है महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता। आइए इसके बारे में व्याख्या कर लेते हैं। तो देखा जाए भारत ने जो है महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है, और इस खिताब को जीता है किसको हरा करके? श्रीलंका को हरा करके। श्रीलंका को भारत ने 8 विकेट से हराया है और इस खिताब को अपने नाम किया है। और इसी खिताब के साथ भारत जो है वो 7वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया, ठीक है। तो 7 बार जो है भारत ने महिला एशिया कप को खिताब जीता है। अगर महिला एशिया कप 2022 की बात की जाए तो इसका आयोजन बांग्लादेश के सिलहट स्टेडियम में किया गया था, ध्यान रखेगा। और भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की जो वर्तमान में कप्तान है उनका नाम है हरमनप्रीत कौर, ठीक है, हरमनप्रीत कौर। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए बच्चा कि जो पुरुष एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता था और किसको हरा करके जीता था, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश की कैबिनेट ने गर्भवती महिलाओं के पुनर्विवाह का प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है? तो देखिए वहां एक देश ऐसा है जहां पे अभी तक ये कानून था कि वहां की जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो गर्भवती महिलाएं अगर गर्भवती मतलब प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर उनके अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो वो गर्भावस्था के दौरान जो है वो दूसरे पति या दूसरे मतलब पुरुष से अगर विवाह करना चाहती है तो उनको कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। पहले ये कानून था, तो उस कानून को हटा दिया गया है क्योंकि लगातार उसका विरोध कर रहा था। तो वो कौन सा देश है जिसके द्वारा इस कानून को हटाए जाने का निर्णय लिया गया है वहां की कैबिनेट के द्वारा? वो देश देखिए चीन है, जापान है, सिंगापुर है या फिर उत्तर कोरिया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चा? जापान, ठीक है। तो जापान की जो कैबिनेट है उसने जो है ये निर्णय लिया है कि जो तत्काल के समय जो गर्भवती महिलाएं हैं उन महिलाओं को दोबारा शादी करने से पहले अब 100 दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इस 100 दिनों का इंतजार करने संबंधी जो वहां पे कानून था उस कानून को खत्म करने की मंजूरी जापान की कैबिनेट ने दे दिया। देखिए वहां पे एक ऐसा पहले कानून था कि ये जो कानून था वहां पे गर्भावस्था के दौरान अगर कोई महिला है और उसका अपने पति से तलाक हो जाता है तो तलाक के बाद उसको 100 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा दूसरे पुरुष से विवाह करने के लिए। बल्कि वर्ष 2016-17 में इस कानून में संशोधन किया गया था और 100 दिन किया गया था। इसके पहले तो ये 6 महीने तक इनको इंतजार करना पड़ता, लेकिन वहां की महिलाओं के द्वारा लगातार विरोध किया गया और ये बोला गया कि ये कानून जो है वो बहुत ज्यादा जेंडर बायस्ड है क्योंकि ये कानून महिलाओं पर ही सिर्फ लागू था। तो कहीं ना कहीं इसके विरोध के कारण वहां की कैबिनेट ने ये निर्णय लिया और कहा गया कि ये चूंकि ये कानून इसलिए लाया गया था, ये वहां की सरकार इसलिए क्या है जैसा कि वो बताते कि वहां के इसलिए लाया गया था कि कहीं जो बायोलॉजिकल फादर है उस बच्चे का जो महिला के गर्भ में पल रहा है वो अपनी जिम्मेदारियों से भागे न, तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, इसलिए ये कानून उस समय लाया गया था। जो कि इस कानून को कब लाया गया था बच्चा? 1896 में ये कानून लागू था। अब इसको वर्ष 2022 में वहां कैबिनेट ने
हटाने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि 2024 में तक ये कानून शायद हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस कानून के बाद जो तलाकशुदा महिलाएं होंगी वो शादी कर सकेंगी। और चूंकि इसको लाने का कारण यही था कि जो पिता है वो अपनी जिम्मेदारी से दूर न भागे, इसलिए इस कानून को लाया गया था। चूंकि अब जापान के बारे में बात कर रहे हैं, तो जापान जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन के सामने जापान का मैप खुला हुआ है, जो कि किसके किसके बीच में है बच्चा, तो सी ऑफ जापान और नॉर्थ पैसिफिक के बीच में स्थित ये जापान है। जापान की अगर सीमा देखा जाए, चूंकि ये एक ओशियन के बीच में, इसकी कोई भी सीमा किसी देश से साझा नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इसके हम वेस्ट में देखें तो रशिया, चाइना, और फिर हमने देखने को क्या मिलता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया देखने को मिल रहा है। अगर हम जापान की कैपिटल की बच्चा बात करें तो इसकी कैपिटल जो कि क्या है, टोक्यो है, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि किस द्वीप पे इसका कैपिटल जो है स्थित है, पूछा गया है। जापान की जो करेंसी है वो जापानीज येन है। और यहाँ पे देखिए एक नाम मात्र के यहाँ पे राजा भी है, ठीक है, जिनका नाम है एम्परर, जो कि क्या नाम है उनका, इस टाइम वर्तमान में जो यहाँ के एम्परर है वो है नारुहितो। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो फोमियो किशिदा जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ यहाँ पे कि जो जापान है उसकी जो सीमा है, उत्तरी सीमा देखिए कहीं रशिया से लगी नहीं है, लेकिन इनके जो बीच में क्या है हमें देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेट देखने को मिलता है, ठीक है। इस स्ट्रेट का क्या नाम है, और साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कि जो जापान और रशिया के बीच में किस द्वीप को लेकर के संघर्ष है, जो विवाद का कारण कौन सा द्वीप बना हुआ है किसके बीच में, रशिया और जापान के बीच में, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण कोरिया में आयोजित, ठीक है, दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको प्रदान किया गया, किस सिटी को, गुवाहाटी को, भोपाल को, हैदराबाद को, या फिर चेन्नई को। कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिए, और देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद ने देखा जाए पेरिस जैसे सिटी को पीछे छोड़ा और वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब इसने जीता है। हैदराबाद जिसकी किसकी राजधानी बच्चा, तेलंगाना, तेलंगाना जो कि 2014 यानी कि 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना एक नया राज्य बना, और तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। हैदराबाद में देखा जाए बहुत बड़ा एक तरीके से सम्मान इसको मिला है, क्या मिला है ये, तो वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड 2022, और साथ ही साथ इसको एक और अवार्ड मिला है। तो देखिए दक्षिण कोरिया के जेजू में एक आयोजन किया गया था किसका, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। इस अवार्ड में जो है हैदराबाद को 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें पहला पुरस्कार है बच्चा वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, और दूसरा जो पुरस्कार है वो है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। इस श्रेणी के तहत हैदराबाद को पुरस्कार मिला, और हैदराबाद भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे इस पुरस्कार के लिए चुना गया, इसलिए अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। वही हम बात करें हैदराबाद को जो लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी का जो पुरस्कार दिया गया है वो वहां की सरकार यानी कि तेलंगाना की सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है तेलंगाना हरिता हरम। उस कार्यक्रम के लिए जो है इस पुरस्कार को दिया गया है तेलंगाना को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में स्ट्रीट फास्ट नून अभ्यास यानी कि एक एक्सरसाइज किया गया है जिसका नाम है स्ट्रीट फास्ट नून अभ्यास, इसको शुरू किया है, कौन सा संगठन है, नाटो, बिम्स्टेक, सार्क या फिर एससीओ। ध्यान रखिएगा ये एस, ठीक है, एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके द्वारा किया गया है, कमेंट बॉक्स में आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए ये संगठन जो है लगातार न्यूज में बना हुआ है, इसलिए अपने आप में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ही देखिए करेक्ट आंसर बच्चा क्या होगा, इतना हिंट देने में तो बच्चे बता ही दिए हैं, ये आंसर है इसका नाटो, ठीक है। नाटो जो है वो क्या है, स्ट्रीट फास्ट नून अभ्यास को शुरू करने वाला ये संगठन है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो उत्तरी, अगर हम नाटो की बात करें इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। इस संगठन ने जो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप में वार्षिक परमाणु अभ्यास की शुरुआत किया, क्योंकि ये जो परमाणु अभ्यास है ये वार्षिक स्तर पे किया जाता है, और इस अभ्यास का क्या नाम है बच्चा, स्ट्रीट फास्ट फूड अभ्यास है, ठीक है। ये एक वार्षिक परमाणु अभ्यास है जिसका आयोजन नाटो के द्वारा किया जाता है, और ये अभ्यास इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये 30 अक्टूबर तक चलेगा।
नाटो के जो सदस्य देश है बच्चा वो 30 है और इस अभ्यास में नाटो के 30 सदस्य में से 14 सदस्य देशों ने भाग लिया है। वर्तमान में यानी कि इस वर्ष इस अभ्यास की जो मेजबानी देश है, जो मेजबान देश है, यानी कि जिसके द्वारा इस वर्ष स्ट्रीट फास्ट नून अभ्यास का मेजबानी किया जा रहा है वो है बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा नाटो के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये संगठन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी संगठन की सदस्यता लेने जब यूक्रेन जा रहा था, यानी कि जब इसका सदस्य बनने का उसने सोचा, तो रशिया ने अटैक कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभी वर्तमान में ये युद्ध जारी है यूक्रेन और रशिया के बीच में, जिसका कहीं ना कहीं ये जो नाटो है ये विवाद का कारण बना था। इसलिए नाटो लगातार चर्चा में है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नाटो की बात किया जाए जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक से लगे हुए जो देश हैं उनके बीच में ये एक और ट्रीटी है, यानी कि जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के बीच की एक ट्रीटी है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। ये एक तरीके से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित ये संगठन है, यानी कि तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि सभी लोगों का जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा किसके प्रति? अगर किसी देश पे किसी दूसरे देश यानी कि गैर जो संगठन का देश है, कोई बाहरी देश है जो इस संगठन का सदस्य नहीं है, वो इन संगठन के सदस्य देश पर किसी एक देश पर आक्रमण करता है, तो ये माना जाएगा कि संगठन के सभी देशों पर आक्रमण किया गया और वो लोग सामूहिक रूप से इसका क्या करेंगे? उत्तर देंगे। जैसे कि रशिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है नाटो का, लेकिन फ्रांस, अमेरिका, ये सब जो कंट्रीज है, बेल्जियम, ये इसके मेंबर है। रशिया ने मान लीजिए आक्रमण कर दिया फ्रांस पर, तो ये माना जाएगा कि ये आक्रमण सिर्फ फ्रांस पर नहीं है बल्कि नाटो के 30 सदस्य पर आक्रमण है, और वो 30 के 30 सदस्य मिलकर के रशिया का क्या देंगे? जवाब देंगे। यही कारण है कि कहीं ना कहीं रशिया ने यूक्रेन का ये डिसीजन कि नाटो में सम्मिलित होना है उसका इसने विरोध किया। ठीक है, तो इसके स्थापना चूंकि हमने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर, उसके जो है फॉर्मेशन यानी कि कब वो स्टैब्लिश हुआ ये पूछा जाएगा। इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है उसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जो इसके मेंबर्स है वो 30 इसके सदस्य हैं, जो कि सबसे नया मेंबर जो कि 2020 में जुड़ा था, यानी कि 30वां सदस्य जो है वो है उत्तरी मैसेडोनिया, इसका 30वां सदस्य है। और इस तरह जो इसके प्रमुख है यानी कि जो चीफ है नाटो के मोस्ट इंपॉर्टेंट जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो है ये इसके प्रमुख है। आइए अपने अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अंतिम आज का प्रश्न है कि सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए किस वेबसाइट की शुरुआत की गई? ठीक है, तो देखा जाए ये जो कोष है जिसमें योगदान देना है आम नागरिकों को योगदान देने के लिए वेबसाइट की शुरुआत की गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और ये देखिए कौन सी वेबसाइट है? भारत के अग्निवीर, माँ भारती के सपूत, माँ भारती के वीर, या फिर माँ अग्नि के सपूत। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि माँ भारती के सपूत वेबसाइट शुरू किया गया है किसके लिए? सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान देने के लिए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो जो हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में आम नागरिक को भी योगदान देने के लिए माँ भारती के सपूत वेबसाइट का शुभारंभ किया है। ध्यान रखिएगा, यानी कि आम नागरिक भी योगदान दे सके उन सपूतों के लिए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया या फिर वो घायल हो गए। इसमें देखा जाए, इस कोष की बात किया जाए तो ये एक त्रिसेवा कोष है। त्रिसेवा यानी कि जो तीनों स्तर पे सेवा देता है, यानी कि सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक, इन तीनों ही विंग्स यानी कि जो सेना के तीनों विंग्स है उसमें जो सैनिक है अगर वो युद्ध के दौरान घायल हो गया या फिर युद्ध के दौरान वो क्या है अभियान में क्या है बलिदान उसका हो गया, तो उनके परिवारों को एक तरीके से सहायता प्रदान की जाएगी और उस सहायता में आम नागरिक भी अपना योगदान दे सके। उस योगदान को ही के लिए ये माँ भारती के सपूत वेबसाइट की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अब आ जाते हैं कुछ फैक्ट्स ऑफ द डे भी देख लेते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला फैक्ट ऑफ द डे है कि भारत को पुरुष एयर राइफल टीम, भारत की पुरुष एयर राइफल टीम ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है बच्चा? तो ये किया जा रहा है मिस्र की राजधानी काहिरा में किया जा रहा है। और इस चैंपियनशिप में यानी कि विश्व ISSF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भारत ने जीता है।
पुरुष एयर राइफल टीम ने, और ये मिस्र की राजधानी कायरा में आयोजन किया जा रहा है। देखिए अभी हम लोग इस कंट्री को फिर से पढ़े, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में दूसरे स्थान पे ये कंट्री रही है, यानी कि बोस्निया और हर्जेगोविना के जो नए भारत के अगले राजदूत इस देश में जो नियुक्त किए जा रहे हैं उनका नाम है पार्थ सप्तपथी। ठीक है, ये है। देखिए यहाँ पे वर्ष 2023 का जो एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा? कतर में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो फैक्ट्स ऑफ द डे है वो है कि भारतीय नौसेना नौकायान प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित की जा रही है? बच्चा केरल में किया जा रहा है। भारतीय नौसेना नौकायान परीक्षा जो है प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा केरल में। वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। किसे? ये किया गया भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति और भारत के जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है वो कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार जो है अणुव्रत पुरस्कार प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे और साथ ही साथ उसकी व्याख्या को देखा और कुछ फैक्ट्स ऑफ द डे भी देखा। तो इस तरीके से हमारा आज, ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।